हैप्पीनेस। अभी हम लोग को मालूम है कि जैसे कि लॉकडाउन है, पूरा इंडिया लॉकडाउन, क्या पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारी मुश्किलें हो रही है पढ़ने में, ये सब करने में। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लॉकडाउन को रहते हुए हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम लोग आगे क्या करते हैं। इसी के लिए दोस्तों मैं आज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब की ये टॉपिक है, इस पर मैं आज अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम बहुत सारे ऐसे चीज देखेंगे जो हमारे मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब में आसानी से काम आएंगे। तो दोस्तों आज हम ये टॉपिक को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये मेरा जो पीडीएफ मैंने जो बनाया है, हमारे जो एक्सपर्ट लोग बनाए हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जो आप आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं, और जो आराम से आपको आगे काम आएंगे। चलिए दोस्तों आज हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन लगभग वही 400 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है। ये शुरुआत कहाँ, मगध, मतलब कि हमारे बिहार में ये होती है। उस समय के जो राजा थे घनानंद, जो एक अच्छे राजा नहीं थे, वो अपने प्रजा को तरह तरह प्रकार के कष्ट देते थे, ये सब दिया करते थे। उसके कारण इन्होंने क्या किया, ये इनको बहुत अत्याचारी राजा थे। इसके पीछे भी कहानी है। चाणक्य, आप लोग तो नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया, चाणक्य को थोड़ा बेइज्जत कर दिया, जिसके कारण चाणक्य ने अपना एक वादा अपने आप से किया कि मैं तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगा। इसके यहीं से स्टोरी अब स्टार्ट होती है। चाणक्य जो यहाँ के मेन हीरो थे, उन्होंने क्या किया, ये धनानंद के शासन को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाया, जिसको उन्होंने प्लान किसके साथ, एक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के एक बच्चे को उन्होंने पकड़ा, और उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी, शिक्षा दिशा दी, उसको एक अच्छे शासक बनाया। तो चंद्रगुप्त ने ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का, मौर्य किंगडम का स्थापना की, किनके बदौलत, ये चाणक्य के बदौलत। इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त साहब ने क्या किया कि घनानंद को पराजय किया और उनके पूरे प्रजा को अपने में मिला लिया। अब जो हम लोग को मालूम नहीं है कि मौर्य का कैपिटल कहाँ हुआ करता था, पाटलिपुत्र, जो आज का पटना हुआ करता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हुआ, मौर्य क्या था, किसके नाम पर हुआ होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये स्थापित किया गया। इनकी मां का नाम था मूरा, जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूरा का संस्कृत वर्ड होता है मौर्य। इसकी इन्होंने अपने मां के नाम पे ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करते हैं। ये मुगल एम्पायर का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की मेन, बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त कोई क्षत्रिय के वो नहीं थे, कुछ लोगों का कुछ और मानना है, इतिहासकार सब अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे कि जैन ग्रंथ जो चंद्रगुप्त को कहते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं थे, बुद्ध और जैन ग्रंथ कुछ और बोलते हैं। मतलब उस समय तो हम लोग के पास उतनी अच्छी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग भावना उत्पन्न किया गया। सब इतिहासकारों अलग अलग की बताते हैं। सबसे पहले मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल हुआ करते थे, उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 से 298 ईसा पूर्व, लगभग 24 साल ये मगध पे राज करते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार, जो 298 से
टू 71 ईसा पूर्व, मतलब बीसी लगभग ये 28 साल राज करते हैं। उसके बाद आते हैं अशोक, जिनको हम दी ग्रेट अशोका के नाम से भी जानते हैं, जो 269 से 232 तक लगभग 37 साल राज करते हैं। उसके बाद अशोक के बाद इनका जो राजा हुए, जो आगे हम लोग देखेंगे कि अच्छे नहीं हुए, मतलब कि जो राजा एक इफेंसी रूरल नहीं थे, जो अपने किंगडम को बढ़ा नहीं पाए और ज्यादातर राज नहीं कर पाए। उसके बाद कुणाल लाते हैं 233 से लेके 228 लगभग 4 साल के लिए। उसके बाद दशरथ आते हैं 228 से लेके 224, ये भी 4 साल के बाद है। इसके बाद बहुत सारे और जो राजा आते हैं, जैसे सुनते हो गए मिलकुल हो गया, देववंश हो गया। जो लास्ट जो राजा होते वो बड़ी 10 जो लगभग 2 साल, मतलब 187 से लेके और 185 मतलब 2 साल थे। इसकी अपनी सेनापति ने इनका हत्या कर दिया और उसके बाद वो अपना राज बना दिए। ये बहुत सारे जो लास्ट के जो रूरल हुआ करते थे वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई हिस्टोरिकल बुक में भी मिलता नहीं है। वैसे भी हम लोग ये पब्लिक एडमिटेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो पब्लिक एडमिटेशन में ये रूरल की कोई अच्छी एडमिटेशन नहीं थी, कोई अच्छी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं थे जो हम पढ़ने में मिलने को मिलेगा। इसीलिए अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका टाइम पीरियड वही 332 से लेके 298 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट के बाद। तो इनका जो सम्राट बने, इनकी जो थोड़ी सी कहानी हम लोग आपको बता चुके थे, ये घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त ने एक विशाल सम्राट बनाया। ये सिर्फ तमिलनाडु से लेके पूर्वी भारत के कुछ जगह को छोड़ के इनका पूरा राज पूरे भारत में था, मतलब तमिलनाडु के कुछ हिस्सा को छोड़ के, मतलब तमिलनाडु छोड़ के और जो हमारे पूर्वी भारत है उसके छोड़ के। ये कारण था कि जो इनका जो गुरु थे चाणक्य, उनका अखंड भारत का सपना ये लगभग पूरा करने पे थे, और ये जो मौर्य एम्पायर है वो लगभग पूरा भी करते रहे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इनको तो राजा बना दिए, घनानंद को तो ये हरा देते हैं और ये राजा बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका लड़ाई ग्रीस के साथ होता है, जो ग्रीस को भी ये लगभग हरा देते हैं। जो सेलुकस थे उनको ये हरा देते हैं, और उसकी पुत्री से ये हारने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री से इनका विवाह करा दिया, और उसने दहेज में लगभग कंगार, काबुल, ये सब राज इनको दहेज में दे दिया। ठीक है, दहेज में अपनी बेटी को इन्होंने दिया था। उसके बाद ये जो चंद्रगुप्त नामक एक उल्लेख बहुत सारे हिस्टोरिकल बताते हैं कि जैसे कि उस समय हुआ करता था, इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, मतलब कि उस समय तो हमारे जो रेटिंग एविडेंस नहीं मिला, मतलब लिखा हुआ कोई तो ज्यादा मिला नहीं, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था जब से उल्लेख होता था। मतलब कि वो क्या होता है, वो पत्थर पे लिखा जाता है, मतलब कि सभी राजा अपने अपने बारे में वो पत्थर पे लिखवाते थे अपने जो अच्छा या अपने राज्य का जो एडमिटेशन होता था उसके बारे में वो लिखाया करते थे। तो इनका भी एक उल्लेख मिला है, जो मतलब कि रुद्रमन, जो जूनागढ़ के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये अभिलेख में उन्होंने अपने एडमिटेशन, अपने रिलीजन, ये सब के बारे में बताते हैं। सेकुलर ने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें पुस्तक में बहुत सारे एविडेंस मिला कि मौर्य एम्पायर कैसा था, क्या उसका एडमिटेशन था। ये सब हम लोग आगे देखें कि कैसा रीजनल था, रीजन था, ये रिलीजन था, ये सब हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने क्या हुआ कि उन्होंने भी लास्ट में क्या करते हैं कि अपनी राजपाट को छोड़ के वो सन्यासी बन जाते हैं, और उन चंद्रगुप्त ने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने लास्ट के जो समय में जैन धर्म को अपनाया, उन्होंने जैन धर्म को अपनाते हैं, और उसके बाद वो राजपाट छोड़ के, मतलब दूसरा को देके वो चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त की अपनी वाइफ जो
दुर्गावती जो धनानंद की पत्नी थी। इसके भी बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट मिल जाएंगे हमारे हमारे बुकों में कि ये उसकी वाइफ के बारे में जो धनानंद की बेटी हुआ कि उसके बाद चंद्रगुप्त शासन काल में मगध में अच्छा खासा अकाल आता है, क्योंकि इस समय जो ले लड़ाई करके आते हैं तो यहाँ पे अच्छा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, पैसा की कमी होने के कारण ये जूझ रहे थे। उसी समय क्या होता है, यहाँ पे अकाल, मगध में पूरा अकाल हो जाता है, अकाल पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा इनकी फाइनेंशियल और क्राइसिस हो जाती है। जिसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु को भी अच्छी तरह से नाप जोख के रखा करते थे। उनके पास एक स्पाइस मतलब कि जासूस बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिससे वो अपने दोस्त और शत्रु दोनों पे नजर रखते थे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे उसके राइटर हुआ करते थे, लेखक कवि हुआ करते जो उनके दरबार में हुआ करते, जो बहुत सारे अलग अलग कवि नाटक ये सब लिख कर वो सब उनके जीवन के बारे में बताया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लगभग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। उस बिंदुसार के काल में चाणक्य उनके मंत्री हुआ करते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय भी मंत्री हुआ करते चाणक्य। उसके बाद बिंदुसार आजीविका सेक्ट मतलब संप्रदाय को अपनाते हैं, क्योंकि वो इससे पहले जो हम लोग देखे थे मतलब चंद्रगुप्त हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में बहुत जेल में चले जाते हैं। फिर ये देखे बिंदुसार भी आजीविका सेक्ट को अपना लेते हैं। इनका डिप्लोमेटिक मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन इनका बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि ये जैसे यूनानी जो उस समय के जो राजा हुआ करते तो उनका और इनका बहुत अच्छा दोस्ती हुआ करता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे राजदूत को भी भेजे, मतलब कि आपसी रिलेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार भी एक अच्छा राजा हुआ करते थे। उनके भी समय में चाणक्य का हाथ होने के कारण वो अच्छा खासा भारत में राज कर पाए। उसके बाद बिंदुसार के जीवन काल में क्या होता है कि उनके दो जो गवर्नर हुआ करते थे या जो दुश्मन हुए थे वो विरोध करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि दो एरिया में, जिसके कारण उनका एरिया क्या हुआ, वहां पर विरोध स्टार्ट हो गया, जिसको उन्होंने क्या क्या सप्रेशन करने दबाने के लिए पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा सुशील को। उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि वो लगभग न समझता, वो उतना नहीं कर पाया। उसके बाद वो अशोक को भेजते हैं। अशोक वहां पर जाके पूरे रिवोल्ट को सप्रेस अच्छा से कर देते हैं, रिवोल्ट को वहीं पर दबा देते हैं। उसके बाद बिंदुसार के बाद वहां अब क्या होता है कि वो जब मरते हैं तो उसके बाद अशोक का नंबर आता है। बोला जाता है कि बिंदुसार के जो पुत्र थे लगभग 100 पुत्र थे। बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट मिले, या जो हमारे इतिहासकार बोलते हैं क्या कि जो 100 पुत्र थे उसमें से 99 को पुत्र को अशोक मार देते हैं, फिर उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठते हैं। सभी इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर दिया गया तारानाथ के अनुसार क्या वो 99 को पुत्र गृह युद्ध होता है, मतलब ये सभी 99 भाई को मार देते हैं, अकेले वो बचते हैं। उसके बाद वो राज गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे दिया गया है। ठीक है, अशोक के विशेष श्लेष लेखन या जो स्तंभ लेखन था, ये इसके बारे में बता चुके हैं कि वो स्तंभ लेखन क्या होता था कि एक पूरा स्टोन पिलर हुआ करता था। स्टोन पिलर हुआ करता तो वो स्टोन पिलर पे वो लिखा करते थे, मतलब वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे। ठीक है, वो लिखा करते थे वो स्टोन पिलर पर। उन्होंने अपने सभी अच्छी एडमिटेशन हो गया या जो रिलीजन रीजन ये सब के बारे में वो लिखा करते थे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अशोक का भी स्टोरी अलग होता है। बिंदुसार के वो बेटा थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वो बेटा थे, लेकिन बिंदुसार के पास भी बहुत
रानियां लोग थी, राजरानी थी, महारानी थी, ये लोग हुआ करते थे। उसके बाद उन ने भी पहले तो अपने एडमिटेशन को अच्छा किया, उसके बाद अपने रिलीजन को बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत सारे रीजन को जो हमारे जो साउथ इंडिया का जो रीजन है वहां पर जाके उन्होंने लड़ाई किया, जिसके कारण वो अपने टेरिटरी को और आगे बढ़ाया, किंगडम को और आगे बढ़ाते गए। लेकिन क्या होता है कि लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको जब कारगिल के युद्ध, सॉरी माफ कीजिएगा, कलिंगा के युद्ध में जब उन्होंने जीता, लेकिन वहां पे देखा कि मानव इतना मरे हैं, फिर उसके बाद रिसोर्सेज कमी हो गई, रिसोर्सेज इतना डैमेज हुआ। उसके बाद उन्होंने, हम आगे चल के देखेंगे उन्होंने कैसे अपने ये जो लड़ाई की भावना थी उसको उन्हें छोड़ के आगे चलते। अशोक ने भी लेखन में जैसे देवियों का प्यारा कहा गया है, मतलब कि जो कश्मीरी जो कवि कलन थे, उन्होंने राजतंत्र में अशोक के जो अधिकार क्षेत्र थे, जैसे कि कश्मीर में क्या किए थे, उन्होंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसमें उन्होंने वो अच्छे से बताया है। ठीक है, जो इंडियन हो गया, फिर जैसे कि बहुत सारे फॉरेन हिस्टोरिकल इंडिया में आके उन्होंने भी ये बताया था अशोक के बारे में। अशोक के जो 8 वर्ष के अधिकार, मतलब कि अशोक जब लड़ने गया कलिंग का लड़ाई, वो दक्षिण जो हमारे साउथ इंडिया में वो पड़ता है, जो अभी के लगभग वही उड़ीसा के एरिया में लगभग पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलिंग के लड़ाई को हम लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है, वहां पे वो लड़ाई लड़ते हैं, वो वहां पे जीतते भी है, जीत जाते हैं, लेकिन वहां के कलिंग के जो लोग थे जो अशोक को नहीं चाहते थे, इसलिए वहां पे अच्छे खासे ह्यूमन को कत्लेआम मतलब नरसंहार किया गया और बहुत सारी रिसोर्सेज को भी डैमेज हुआ। जिसके बाद उन्होंने जो 13वीं अभिलेखन में उन्होंने कलिंगा के लड़ाई के बारे में वो बताते हैं, उनकी जानकारी बताते हैं, मतलब कि जो अभिलेखन जो लिखा करते थे, जो पत्थर पर लिखते थे, उसमें ये बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग कि उसमें कैसे वहां पे लड़ाई हुआ, कैसे कलिंगा के लोग उन्होंने इनके सत्ता को नहीं अपनाया, फिर हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, अशोक ने क्या किया, शुरुआत दिनों में ब्राह्मण धर्म मतलब ब्राह्मणिज्म की ओर गए, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे भी उन्होंने अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो उसके बाद वो लास्ट के दिनों में बुद्धिस्ट धर्म की ओर चले गए। उन्होंने अपने बहुत सारे अनुयायी बनाए, फिर उसके जो बुद्धिज्म को आगे विस्तार भी किया। ठीक है, तो अब इसी में अशोक ने अपना अशोक धर्म के एक रिलीजन थ्योरी टाइप का उन्होंने बनाया था। रिलीजन थ्योरी जो बनाया, उसने अपने नैतिक जो उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने धर्म को लिखा, धर्म के बारे में लिखा, और उन्होंने क्या धर्म होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जो ये धर्मा नीति के नाम से जाने जाते हैं। अशोक धर्मा मतलब नीति के नाम से जाना जाता है। इनका मूल उद्देश्य था क्या कि दूसरे लोगों को, मतलब कि दूसरे लोगों को दूसरे लोगों को हानि न पहुंचाए, खुद जिए और जीने देने का था। तो ये लगभग ये धर्मा था जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जो अशोक के धर्मा के नाम से भी प्रचलित है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो अशोक का अभिलेखन थे, जो भारत के जो शिल लेखन, जो ये सब जो प्रचलन, ये तो बहुत पुराना था, लेकिन जो बहुत सारे अलग अलग एरिया में ये सब मिला कर किया है, जैसे कि बहुत सारे एरिया में जो सारनाथ हो गया, बहुत सारे जो हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, साउथ इंडिया में भी यहाँ तक मिले, यहाँ तक कि नेपाल में भी बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन स्टैचू पर लिखा हुआ या जो स्तंभ पर लिखा गया, ये सब मिले हैं। जैसे कि स्तंभ लेखन, जो स्तंभ लेखन क्या होता था, एक स्टैचू हम पहले भी बता चुके हैं। फिर शिल्प लेखन और गुहा लेखन, ये सब हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब तो हम लोग बता चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के जो अभिलेखन में क्या होता था कि बहुत सारे बात लिखा करते थे, जो जैसे कि लुम्नी स्तंभ,
स्तंभ है, जो लुम्नी पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन है, जो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बातें अशोक के बारे में लिखा गया। इसी सब नॉलेज पे हम लोग आज जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्तंभ, जो जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने जो मेटा और त्रोपा ये सब जगह से अशोक स्तंभ को लेके दिल्ली में शिफ्ट किया था। उन्होंने अपने समय में इलाहाबाद स्तंभ लेखन को उन बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो अकबर के शासनकाल में अकबर और जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद को किला पे लाया गया, और इलाहाबाद का जो अभिलेखन है जो रानी की लेखना के नाम से जानते हैं उसको भी उन्होंने पढ़ा। बहुत सारे जो लघु स्तंभ लेखन है जो अशोक ने स्वयं लिखा था, कुछ वो लिखवाया करते थे। ये सब हिस्ट्री हमारे इंस्क्रिप्शन वही पत्थर पे लिख के दिया जाता था। यही सब हिस्ट्री के कारण हम आज आगे पढ़ पाते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, अब हमारी जो मेन टॉपिक था ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य एम्पायर के। अब हम चलते हैं प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा हुआ करता था मुगल का, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि मुगल का राजधानी पटना है, जो अभी का जो पटना या मतलब उस समय का पाटलिपुत्र था। इसके अतिरिक्त जो शासन व्यवस्था थी जो हमारे 4 और रीजनल में बांट दिया गया था। मतलब कि ये जो हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि पूर्वी का भाग को तोसलीन, दक्षिणी भाग को स्वर्णगिरी और इस प्रकार से पश्चिमी भाग को तक्षशिला और उज्जैन, और इसके अतिरिक्त जो और सभी जो रीजन थे उसको इन्होंने छोटे छोटे राज्यों में मतलब कि रीजन में बांट दिया गया था। मेन रूप से इनके 4 भाग होते। ठीक है, तो ये जो राज्य के जो राजकुमार होते थे, जो स्थानीय, जैसे कि अभी का जो गवर्नर हुआ करता था, मतलब कि जो हमारा ब्रिटिश एरा में देखें या मुगल एरा में देखेंगे, जो छोटे छोटे रीजन को गवर्नर को गवर्न करते थे वो ऐसे ही हुआ करते थे। जो राजकुमार होते थे वो एक रीजन के गवर्नर के में इस्टेब्लिश कर दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। ठीक है, राजकुमारों की मदद से इस प्रांत को चलाया जाता था। उसके बाद मंत्री पर मात्य, इसकी मदद से ये छोटे छोटे राज्य स्टेट में बांट दिया जाता था, उसको वहां पे राज्य किया जाता था। ठीक है, तो इसके बाद मंत्री परिषद हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद राज्य के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि जिलाओं में बांट दिया जाता था, जो प्रत्येक जिला में एक समूह, मतलब 25-30 गांव का एक समूह को एक जिला बनाता था। उसके बाद स्वतंत्र गांव रहता था, उसके बाद जिला हुआ करता था, फिर उसके बाद राज्य हुआ करता था, उसके बाद देश हुआ करता था। ठीक, तो ये जो जिला के प्रशासन क्या थे, वहाँ के प्रधान हुआ करते थे, मतलब कि जो जमीन का अलग मापदंड किया करता था, मतलब वहाँ पे एक मेजरमेंट लैंड का हुआ करता था। ठीक है, और प्रशासन को छोटे छोटे गांव में बांटा, जिला को छोटे छोटे गांव में बांटा जाता, तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रधान जिला के मुख्य लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज में देखते हैं कि प्रधान बहुत सारे ब्लॉक को या जो पंचायत को प्रधान एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जैसे कि बहुत सारे जगह पे प्रधान हुआ करते हैं, जैसे यूपी में हो गया, हमारे यहाँ बिहार में जैसे कि हुआ करते हैं मुखिया, या बहुत सारे अलग अलग ये पंचायती राज में हम लोग देख लेंगे चैप्टर में। ठीक है, अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक प्रशासनिक पूरी बुक लगी है, मतलब कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक एक पूरे बुक लिखी है। ये इकोनॉमिक्स बुक के मतलब ये नहीं है कि उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन दिया, उसमें जो मुगल एम्पायर के मौर्य एम्पायर के जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते हैं, या जो पूरे पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर रिलेशन, ये सब जो सभी बातें लिखा करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे विद्वानों के द्वारा बहुत सारे बात बताए जाते हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र जो अन्य नगर हुआ करते थे, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का इसी बुक के आधार पर लिखा गया था। मतलब कि उस समय का वो एक प्रकार का कंस्टिट्यूशन कहा जा सकता है कि उसमें सभी बातें लिखा जा गया था, उसी को पूरे लोग अपनाते थे और उसी के आधार पर आगे काम करते थे।
ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर रूरल का हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे पाटलिपुत्र एक नगर हुआ करता था, तो वहां पे एक नगर परिषद हुआ करता था जिसमें क्या कुल 30 मेंबर होते थे, कुल 30 मेंबर होते थे और 5-5 मेंबर का एक कमेटी हुआ करता था। सदस्य मतलब 6 कमेटी हुआ करता था और 5-5 मेंबर हुआ करते, कुल कितने 30 मेंबर होते थे और 6 कमेटी हुआ करता था। ये कमेटी का फिर हम लोग आगे देखेंगे कमेटी क्या होता था और ये कमेटी कैसे काम करता था, ये जो समिति कैसे काम करता था। सब समिति का अलग अलग काम हुआ करते थे, जैसे कि इंडस्ट्री का अलग, कला आर्ट का अलग, जो आर्ट जैसे इंडस्ट्री उद्योग या कला मत जो कला, ये सब के बारे में संबंध में एक कमेटी हुआ करता था। जैसे इनका काम वेतन आधारित ये कमेटी लोग किया करते थे। ये पूरे एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये कमेटी ही चलाते थे। ठीक है। उसके बाद उस समय जो बोला जाता था मुगल एम्पायर एक पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा धनी मनी एम्पायर हुआ करता था, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग विदेश से आते थे, दूसरे देश से आते थे, वो यहाँ व्यापार करने आते थे। उस दूसरी कमेटी यही काम करते थे, कौन लोग आया, कौन लोग गया, कब आया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा करते थे, जो इसको पूरा चलाते थे। तीसरा कि अभी क्या हम लोग को अभी क्या जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें तो अभी डेथ रेट और बर्थ रेट एज रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ, जबकि हमारा देश 70 साल की आजादी मिल गई तभी भी बहुत सारे लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना होगा और डेथ सर्टिफिकेट नहीं हुआ। लेकिन उस समय हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तीसरी कमेटी ये क्या करते थे, ये जो बच्चा कौन जन्म लिया, कौन मरता है, इसकी पूरा एक रिकॉर्ड बनाया करते, पंजीकरण किया जाता था। सब लोग वो कमेटी उसको अच्छी तरह से चलाते थे। चौथी कमेटी जो व्यापार, जो इकोनॉमिक कॉमर्स, इसको वो मेंटेन करके रखते थे, उसको वो चलाते थे। उनको के मतलब कि उनका काम था कि कौन सा सामान एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, कौन सा सामान हमारे पाटलिपुत्रा में आता है, इसको पूरा वो रिकॉर्ड करके रखते थे। पांचवी कमेटी जो विनिर्माण और जो मतलब कि विनिर्माण मतलब कि जो कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ डैम बन रहा है, कुछ फोर्ट या महल बन रहा है, उसको ये देखा करते हैं। और छठी कमेटी क्या होती थी, वो टैक्स कलेक्शन की काम करते थे, मतलब कि बिना टैक्स के तो कोई भी राज नहीं चल सकता, तो वो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ठीक है। आगे हम चलते हैं नगर परिषद में। नगर परिषद का काम क्या होता था, वो जन कल्याण के लिए काम करता था। भिन्न भिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जैसे कि सड़क, बाजार, हॉस्पिटल, शिक्षा व्यवस्था, इसके बाद वो जल आपूर्ति, फिर पोर्ट बंदरगाह का मरम्मत, ये रख रखाव, सामान का रख रखाव, ये सब की काम ये हमारी जो नगर परिषद हुआ करते थे ये किया करते थे। ठीक है। इसके जो नगर के प्रमुख होते थे वो अधिकारी को हम नगर कहते थे। ये जो हमारे जो कौटिल्य या चाणक्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन नगर परिषद का एक ये प्रमुख टूल हुआ करते हैं, मतलब प्रमुख आदमी हुआ करता है जो नगर को पूरा चलाता था। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, रक्त विभाग, सीमा शुल्क विभाग या कर विभाग, ये सब तो होते थे। इसमें वो वेल रिकॉर्ड होते थे। इससे कहाँ से टैक्स आया, फिर कहाँ गया, फिर कितना रत्न बनता है, कितना खनिज मिलता है, उस समय का जो रिसोर्सेज हुआ करते थे उसके, फिर जो हमारा जो टेरिटरी सीमा है उसको वो बताते थे कि कैसा कैसा सीमा है, वो पूरी ऑन द रिकॉर्ड हुआ करता था। ठीक है। मुगल के समय की बात बताया कि हमारे ये भारत को अब मुगल एक ऐसा टेरिटरी किंगडम हुआ जो पूरे हमारे इंडिया को वेल क्वालिफाइड, जिसको अखंड भारत कह सकते हैं, वो लगभग पूरा कर दिया। इनका जो गुप्तचर विभाग था, मतलब कि ये स्पाइस इनका बहुत अच्छा था। मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पाइस सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि उनकी तीसरी आंख क्या है, स्पाइस है, मतलब वो गुप्तचर लोग है। गुप्तचर लोग पूरे जगह पे होते थे, वो
कुछ गुप्तचर होते थे जो सिर्फ प्रोफेशनल होते थे, वो सिर्फ गुप्तचर का काम करते थे, स्पाइस का काम था। लेकिन कुछ हाइडिंग गुप्तचर स्पाइस करते हैं, जैसे कि कोई चाय बेचने वाला, मतलब उस समय जो सब्जी बेचने वाला था वो काम करता था सब्जी का, लेकिन वो हाइडिंग स्पाइस हुआ करता था जो चाणक्य से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था। जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे देखा जाता है, जैसे कि कोई शराब बेचता, मदिरा बेचता था, उस समय वो स्पाइस हुआ करता था जो अच्छी तरह से हमारे मुगल राजाओं को अच्छी तरह से जानकारियां देते थे, और जिससे आराम से वो लोग राज करते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो हमारे मुगल वंश के ही थे जो राष्ट्रीय को एकता में बांधे, मतलब इससे पहले हमारा जो इंडिया था वो एकता में नहीं था। वो जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जैसे कि घनानंद के समय भी देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग था। लेकिन पहली बार चाणक्य की मदद से ही चाणक्य का जो सपना था अखंड भारत का, वो पूरा होता है, ये हमारे मौर्य के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता था वो वेल क्वालिफाइड हुआ करता था, और ये राजा पे भी क्या करते थे, यहाँ पे राजा स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या किया था, चाणक्य एक पूरा लिस्ट बनाया था, मतलब आज के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही बनाया था, जो क्या राजा करेगा, क्या राजा नहीं करेगा, क्या कैसे कर्ज लिया जाएगा, कितना कर्ज लिया जाएगा, कितना कर्ज नहीं लिया जाएगा, कौन सी जमीन पर लिया जाएगा, एक पूरा लिस्ट हुआ करता था। वो एक उस समय का एक कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, वो बना हुआ था, उसी के अधीन रह के राजा काम करता था। ठीक है, यहाँ पर कि नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे क्या कि जो राजा बोल दिया वही होता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे जो राजा उसके अधीन, मतलब चाणक्य के, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, एक बुक लिखे थे, उसके अधीन ही ये काम करते थे। ठीक है, जो ऐसे कि राजा का कितना टाइम राजपाट में जाएगा, कितना टाइम पर्सनल में जाएगा, कितना वो फैमिली के साथ देगा, ये पूरा टाइम को वो बांट दिए थे, जो इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो विदेश नीति या जो एक रीजनल पावर, ये सब के बारे में वो बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका संचालन होता है, जैसे राजा अमात्य मतलब मिनिस्टर हुआ करता था, जनपद और दुर्ग कोष और सेना मित्र, ये सब के बारे में भी वो पूरा वेल डिफाइन किए थे कि वो कैसे करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब आर्थिक स्थिति। ये तो हमें मालूम, बिना पैसा से कोई भी काम नहीं होता है, और बिना पैसा तो स्टेट चल ही नहीं सकता है। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि उसके आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था हमारे मुगल मौर्य के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो, जैसे कि अभी जीएसटी आ गया, तो हम लोग को बोलते हैं कि क्या पूरा इंडिया एक इकोनॉमिकल जोन हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जो बिहार का टैक्स सिस्टम अलग था, यूपी का अलग था, वेस्ट बंगाल का अलग था, राजस्थान का अलग था। इसके कारण बहुत सारे बोला जाता था कि इंडिया में जितना स्टेट है पॉलिटिकली तो वो एक है, लेकिन इकोनॉमिकली एक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सब जगह अलग अलग टैक्सेशन था। जीएसटी आने से एक टैक्सेशन हो चुका है। उस वजह से क्या किया, यहाँ पे जो हमारे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक आर्थिक रूप से एक हुआ करता था, मतलब कि उसका जो छोटे छोटे जो हम लोग बताए कि चार उसका स्टेट हुआ करते थे, वो अलग से चारों भागों में बांट दिया गया था, लेकिन उसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन पावर एक हुआ करता था, टैक्स सब जगह एक दिया करता था। ठीक है, यहाँ पे जो किसानों पर विशेष रूप से कुछ ज्यादा टैक्स दे दिया लगाया जाता था, थोड़ा सा कर लगाया जाता था, लेकिन इनके ये जो बिना मतलब में टैक्स नहीं लगाया करते, जैसे कि सिंचाई का फैसिलिटी देते तो उसके लिए वो टैक्स लगाते थे, वो टैक्स बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जिसके कारण यहाँ पे जो किसान थे वो खुश थे। ठीक है, उसके बाद उस समय की मुद्रा क्या थी, पन्ना। ठीक है, उस समय की मुद्रा पन थी, जो अर्थ में जितने अर्थशास्त्र में लिखा गया कि पन का वैल्यू क्या था, इकोनॉमिकल वैल्यू क्या था, उसका जो और जो देश के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू को कंपेरिजन करके बताया गया। ठीक है, उसके बाद जितने भी नौकरशाह हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, मिनिस्टर होते थे, उसको उसी पैसा पे वही पैसा मिलता जो पन कहा जाता था। मतलब ये 50 पन से लेके
लगभग ये 15,000 25,000 तक ये मिला करते थे, जैसे हेयर मैदान में जैसे कि सेना है तो उसको 50 पन मिलेगा। फिर उसके ऊपर जो सेनापति होते थे उसको सबको अलग अलग रुपया दिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धार्मिक रिलीजन को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो रिलीजन की स्थिति क्या था, यहाँ पर कंडीशन क्या था, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखे थे क्या कि 36 BC में हम लोग मौर्य एम्पायर का उदय होता है। उस समय क्या थे, उस समय जो हमारा पंचालन था कि हमारा जो धर्म था, जो वैदिक प्रथा से आगे आके उन्होंने बहुत सारे बदलाव होते हैं। वैदिक प्रथा मतलब वैदिक पीरियड से थोड़ा आगे आए थे, और इसमें वैदिक पीरियड में क्या होता था, वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वैदिक वेद को क्या हुआ थोड़ी सी खामियां निकालने लगे, और वेद को अच्छे अपनी तरह से मोनोपोलाइज करके वो अपने तरीके से पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करने लगे। जिसके कारण क्या होता है, ये जो हम लोग देखते हैं 5 या 4th BC में देखते हैं क्या कि इसमें बहुत सारे धर्म का उदय होता है। मेनली जो हमारे यहाँ जो धर्म का उदय होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय होता है। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो यहाँ पे एक पीक पर हुआ करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग जो देखे अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, या जो चंद्रगुप्त हो गया, वो पहले तो हिंदू हुआ करते थे, मतलब उसके बाद उन्होंने छोड़ के अलग अलग धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि चंद्रगुप्त ने भी का भी अब स्टोरी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो अपने गद्दी को छोड़ते हैं, गद्दी को त्याग करके वो जैन धर्म को अपनाते हैं। फिर जैन धर्म को अपनाते हैं, उसके बाद उनका जो गुरु होता है जैन मुनि बलबहु जो कर्नाटक में होते थे, उनके वो शिष्य बनते हैं। उसके बाद वो शिष्य बनने के बाद वो पूरा जिंदगी वो जैन धर्म को अपना के ही व्यतीत करते हैं। आखिरी में क्या होता है कि उन्होंने एक पर्वत पर जाके उपवास करते हैं, वहां पे वो दम तोड़ देते, जो चंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। आज ये भी साउथ इंडिया में ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अशोका का। तो अशोका का देखते हैं क्या होता है कि अशोका जो बुद्धिज्म को अपनाते हैं, उसके बाद वो अपनाने के बाद ये कब अपनाते हैं, ये कलिंग वार के बाद वो अपनाते हैं। उसके बाद वो लास्ट के दिनों में बुद्धिज्म को अपनाने के बाद वो बुद्धिज्म भिक्षु बन जाते हैं। उसने अपना पूरा जिंदगी उसी में बिताते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे वो हम लोग अशोक धर्म देख चुके हैं, फिर ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पशु का हत्या करना या शिकार करना छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि जैसे मानव को जीने का अधिकार है उतना ही पशु का भी जीने का अधिकार है, तो इसके बारे में वो करने लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होता है, मनुष्य के साथ साथ वो जानवर का भी अस्पताल खुलवाते हैं। बहुत सारे इसमें बेनिफिट, बहुत सारे जानवर को भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्तूपा बनाया, फिर ये धर्मशाला बनाया, कुआं करवाया, जो मतलब कि वेलफेयर सोसाइटी को जो जो चाहिए वो उन्होंने वेलफेयर के लिए काम किया। ठीक है, उसके बाद धर्म महामात्रा नाम का एक उन्होंने क्या किया, एक पोस्ट इस्टेब्लिश किया। वो पोस्ट का काम क्या था, वो उन्होंने धर्म को मतलब जो अशोका धर्मा था उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया। वो जो लोग थे वो जो विदेश में जाके प्रचार किए, जैसे कि मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, ये सब जगह पे जाके उन्होंने प्रचार किया। अब हम लोग देखते हैं सैन्य व्यवस्था, मतलब कि जो हम लोग सैन्य व्यवस्था देखने के लिए हम लोग देखे थे क्या कि ये जो हमारा कमेटी हुआ करता था, 6 कमेटी हुआ करता, जो हम लोग डिपार्टमेंट या कमेटी जो देख लिए थे वो हुआ करता, जो जिसमें 5 लोग विशेष लोग हुआ करते थे। जैसे कि अब यहाँ पे देखते कि एक में यहाँ पे इनके पास कैसा सैनिक है, इनके पास पैदल सेना मतलब जो पैदल चलते हैं, फिर अश्व सेना मतलब जो घोड़ा पे चलते हैं, और फिर के बाद गज सेना मतलब जो
जो क्या करते हैं, गज सेना मतलब कि जो हाथी पर चलते हैं, और जो रथ सेना जो रथ पर चलते हैं। इसके बाद नौ सेना मतलब उनके पास अच्छी खासी नेवल 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 आर्मी भी थी, मतलब कि नौसेना मतलब कि हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो सैन्य प्रतिबंध थे, इसके लिए क्या अधिकारी के लिए अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग रखते थे, मेरिट के आधार पे यहाँ पे लिए चुनाया जाता था। जिसके बाद इनके पास क्या करते कि ये लगभग बहुत लोग का मानना था, इनके पास लगभग 6 लाख पैदल सेना थे, 50,000 अश्व सेना थे, और 9,000 हाथी सेना थी, और 800 रथ सेना थी। और जो ये जो सेना थी ये वेल क्वालिफाइड ट्रेनर हुआ करते थे, जो अच्छे हुआ करते थे। अब हम देखते हैं, इससे पहले हम लोग जो रीजनल जो रीजन एडमिनिस्ट्रेशन था वो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में थोड़ा हम बता चुके हैं। तो प्रांत को 4 भागों में विभाजित किया था, बांटा गया था। ये प्रांत कैसे भी बांटा हो गया था वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो प्रांत की राजधानी का प्रांत की राजधानी भी हुआ करती थी, मतलब कि जैसे कि मध्य प्रदेश मतलब प्राची जो पाटलिपुत्रा कराते थे, उत्तरा पद जो तक्षशिला कराते थे, दक्षिण पद जो सुनगिरी कराती थी, अंतर पद राष्ट्र जो उज्जैन कहलाती थी, और कलिंग जो तोसली कहलाते थे। इसके हम लोग बता चुके हैं कि इसका एक मेनली जो गवर्नर हुआ करता था, एक जो ये राज्य को चलाते थे। इसके जो गवर्नर कौन होते थे, वही राजकुमार हुआ करते, जो आर्यपुत्र के नाम से जाना जाते थे। वो एक पोस्ट हुआ करता था, वो ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। राजकुमार को भी फिर चलाने हेल्प कौन करता था, उनके जो मंत्रिमंडल होते थे, जो अमात्य होते थे, वो सब हेल्प करते थे, उनको बताते थे। ठीक है, और इनके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट एक जिला के अंदर लगभग 80 से 100 गांव का समूह हुआ करता था, जो पूरा चलाता था। ठीक है, तो इसके बाद ये जो जिला का जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसी से उस समय वहां का जिला प्रशासन अधिकारी हुआ करते थे, जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं। उसके बाद नगर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे जो कमिटी होते थे, हम लोग पहले डिस्कस करते थे, 6 कमिटी होते थे, मतलब कि उसमें 5-5 मेंबर होते थे। जैसे पहला कमिटी होता था जो उद्योग शिल्पों को मतलब कि निरीक्षण करता था। दूसरा कमेटी जो विदेश से जो लोग आते थे उसको रिकॉर्ड को करते थे। फिर तीसरा कमेटी जनगणना की कमेटी, जो आज भी हम लोग यहाँ होते हैं। चौथा जो व्यापार या वाणिज्य मतलब कमर्स और ट्रेड की कमेटी हुआ करते थे, जो आज भी हुआ करते हैं। ठीक है, पंचवा जो निरीक्षण मतलब इंस्पेक्टर लोग हुआ करते थे, निरीक्षण करते थे। छठा जो बिका हुआ जो बिकता था, सामान बिकता था, उस पर कर लगाते थे, वो कर मतलब कमी टैक्स सिस्टम को देखभाल करते थे। ठीक है, तो नगर के में क्या हो गया, ये लोग पूरा क्या करते थे, पूरा होल एडमिनिस्ट्रेशन बनाते थे, जो पूरा देखभाल करते। यहाँ पे पुलिस की भी व्यवस्था होती थी, जो ये कमेटी को हेल्प करती थी, जैसे कोई चोर भाग गया तो इनको हेल्प करती थी। उसके बाद अब तो ये हो गया। अब देखते कि इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण, इतना अच्छा काम करने का कारण क्यों इनका पतन क्यों होता है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि सभी जितना भी एम्पायर होंगे, जितना भी किंगडम होंगे, सबका एक ही जैसा पतन होने का कारण हो सकता है। क्योंकि देखो देखते हैं क्या कि जैसे कि अशोक मरते हैं, उसके बाद जो उनके जो सक्सेसर हुआ करते, तो उनके बाद जो राजा होते थे वो लगभग 2-4 साल, 5 साल, 9 साल, 10 साल ऐसे छोटे छोटे टाइम पीरियड में वो राज करते थे। जिसके कारण क्या होता है कि ये मौर्य एम्पायर का पतन होता है। मौर्य एम्पायर का जो मतलब कि हम लोग पहले ही बताते हैं, अंतिम जो राजा होते थे जो राजा हुआ करते थे, उनको जो पुष्पामित्र ने उनके जो सेनापति थे वही उनको मार देते हैं, और उसके बाद वो खुद अपने ले लेते हैं, राजपाट ले लेते हैं। ठीक है, अब पतन का कारण देखते हैं। पहला जो पतन का कारण, ये जो हम लोग टॉपिक देखेंगे कि कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, इसका भी हम लोग एक अलग अलग टॉपिक को लोग आगे देखते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है कि अयोग्य और निर्बल उत्तरदायी, मतलब जो राजा हुए अशोक के बाद वो अच्छे नहीं हुए। प्रशासन जो इससे पहले जो
चाणक्य के टाइम में देखे तो जो प्रशासन हुआ करते तो सेंट्रलाइज पावर हुआ करते थे, एक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था जो पूरे को केंद्रित, पूरे प्रशासन को केंद्रित करके रखता था, एक सेंट्रलाइजेशन देखा जाता था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय चेतना की अनुपात, मतलब कि जो हमारा इससे पहले हम लोग ये देखे थे कि राष्ट्रीय चेतना मतलब जो नेशनलिज्म था वो यहाँ पर आप कमी आ जाती है। मौर्य के समय मतलब चंद्रगुप्त के समय, अशोका के समय ये अच्छी खासा मात्रा में। फिर उसके बाद आर्थिक असंगति में भी मतलब कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। फिर रीजनल रिलीजन में भी कुछ खामियां आ जाती है, जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब एक बार टकराने के कारण इनका भी होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नर हुआ करते थे, जो गवर्नर होते थे वो अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, धीरे धीरे क्या किए कि वो उन्होंने जो समाज को, जो लोगों को क्या अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। फिर कर ज्यादा वसूलने लगे, क्योंकि हम लोग देखे थे इकोनॉमिक्स में, मतलब जो चाणक्य के इकोनॉमिक्स थे उसमें देखे थे कि कर कितना होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, वो सब देखे। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं होता है, जब जैसा माने वैसा राजा लोग लेने लगे, जिसके कारण लोगों के बीच असंतोष तो प्रकट करने के लिए वो अत्याचार हुआ। फिर उसके बाद एक कारण ये भी होता है, अशोक का जो धर्म नीति था, मतलब कि उसके कारण फिर जो अमात्य का अत्याचार, जो यहाँ का मिनिस्टर हुआ करते थे वो भी यहाँ पे अत्याचार करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे विभिन्न इतिहासकारों का जो मुगल वंश का पतन का कारण बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं हरिप्रसाद शास्त्री, जो मतलब धर्म नीति के मतलब ब्राह्मण का विरोध किया उन्होंने, वो बताया। फिर जो बहुत सारे यहाँ पर जो हुए हैं उसके बारे में, जैसे कि D.N. झा जो निर्बल उत्तरदायी, ये सब जो पॉइंट थे हमारे जो हिस्टोरिकल स्कॉलर हुए उन्होंने बताया। जैसे उर्मिला थापर जी, उन्होंने बताया क्या कि जो इनका जो सेंट्रलाइजेशन पावर था वो ढीला हो गया, मतलब कि जो केंद्र प्रशासन उदयकारी थे वो करप्ट हो गए, वो जाते जाते पैसा अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अयोग तथा निर्बल उत्तरदायी, मतलब अशोक के बाद उनके जो भाई, उन्होंने अपने भाई को मार दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो राजा बनते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अशोक के मृत्यु के बाद क्या, या यहाँ पे जो राजा उनके जो सक्सेसर हुए वो आपस में ही लड़ने लगे, वो आपस में लड़ने लगे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो क्या दिग्विजय नीति अपनाए। उसके बाद दिग्विजय नीति वही था कि मतलब कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, कोई हमें आक्रमण करने आएगा तो हम अपना बचाव करेंगे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उसका एक टेरिटरी बाउंड्री कंफ्लिक्ट, एक कन्फाइन हो गया, एक टेरिटरी एक इकट्ठा हो गया, उसको ना आगे बढ़ा, मतलब कि बढ़ा नहीं सकते थे, ये नीति अपनाया गया। फिर उसके बाद राजतंत्र में भी उन्होंने कश्मीर में जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत सारे जो राइटर हुए, जैसे कालिदास हुए, जो मतलब क्या में वो उन्होंने बहुत सारे बात को बताते हैं। ठीक है, ये सब कारण के कारण ये हमारे मौर्य सम्राट का पतन होने का कारण बना। फिर हम लोग अगला देखते क्या कि जो हमारे सिस्टम था वो सेंट्रलाइजेशन था, मतलब आंतरिक एकीकरण था। मौर्य के कारण उस मौर्य का जो राजा हुआ करते थे वो पूरा उस पर कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन अशोक के मरने के बाद एक एफिशिएंसी रूलर ना होने के कारण वो कंट्रोल धीरे धीरे छूटता गया। और जो इसका जो पदाधिकारी की जैसे कलेक्टर, उस समय का जो कलेक्टर हुआ करता था, वो मंत्री, वो अपना पावर बढ़ाने के चक्कर में क्या किए, वो पूरे राजा को कमजोर कर दिए। और इसके बाद क्या हुआ, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से इनका कंट्रोल भी हटने लगा जो राजा हुआ। फिर आर्थिक संकट, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अशोक के समय में लगभग 84,000 स्तूपा, वो स्तूपा जो बुद्धिज्म लोगों के लिए मंदिर था वो ऐसे बनाया गया, जिसके कारण क्या किया, यहाँ पर इनका जो राजकोष था वो खाली होने लगा, जिसके कारण ये स्तूपा बना। जिसके कारण यहाँ पर प्रजा में भी क्या हुआ, असंतुष्टता आने लगी। ये प्रजा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने लगे, जिसके कारण प्रजा लोग अब खुश नहीं थे। ठीक है, अशोक का धम्मा नीति, अशोक का धम्मा नीति क्या था, जो अहिंसा नीति अपनाए। उसके बाद क्या हुआ, अहिंसा नीति अपनाने के बाद क्या हुआ, ये लड़ाई नहीं करने थे। ठीक है, उसके बाद ये अपने राज्य को एक कन्फाइंड बाउंड्री में ले लिए, और उसके बाद बोले कि हम किसी पर लड़ाई नहीं करेंगे, और कोई अगर लड़ने आएगा तो हम देखें। ठीक है,
ठीक है। मुगल काल में बहुत सारे डिप्लोमेट बाहर गए। उसके बाद उन्होंने क्या कि एक हमारे जो पटना में पाटलिपुत्रा के पास कुमड़ा पार्क है, वहां पे एक हमारे बहुत अच्छा पिलर मिला है, जिस पिलर पर वो उन्होंने बहुत सारे बात लिखे थे विभिन्न प्रकार के, वो देख पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और का बात में। ठीक है, तो मौर्य परिचित क्या सचलिए नहीं हुआ करते थे, वो ब्राह्मण को भी ब्राह्मण लोगों से ज्यादा मतलब कि ज्यादा मेल जोड़ के रखा करते थे। ठीक है, मौर्य का जो क्षत्रिय पढ़ना मतलब क्षत्रिय ना होना, ये बहुत सारे जगह पर लिखा गया, जैसे कि बुद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, हिंदू धर्म ग्रंथ है। तो उस समय का मानसिकता थी कि क्षत्रिय ही सिर्फ राजा बनेंगे, वही पूरा राज कर पाएगा, जिसके कारण कि वहां पे बहुत सारे लोग का मानता था कि जो दूसरा जाति का या धर्म का या जाति का वो राज नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग बोले कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्षत्रिय नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट भी किया। ठीक है, अगला देखते हैं कि सम्राट अशोक का जो शिल्प कला है, उसमें भी लिखा गया है कि मैं उस जाति से जन्मा हूँ जिसमें स्वयं बुद्धि पैदा हुए हैं, बुद्ध की जाति की परना हो चुकी है और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। ये सब मतलब कि ये सब बात लिख के बता रहे गया है कि जिसके कारण वो अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर पाए। बिंदुसार के इतिहासकारों का कहना था कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा लिए हैं, क्योंकि ये सब बहुत कारण है जो बताया गया। तो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है उसको कमजोर करने के लिए कि नहीं, मैं ऐसा बात नहीं है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ये क्षत्रिय को प्रूफ देते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, अब मैंने अपना लिया क्षत्रिय धर्म अपना लिया तो मैं क्षत्रिय हो गया, ये सब प्रूफ देते हैं। जिसके कारण जो उस समय का सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, जो बाद में अशोक के बाद जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था, उस कॉन्फ्लिक्ट को कमजोर करने के लिए करते हैं। इस प्रकार से हम एक ठीक है, तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मौर्य का उत्पत्ति जो इतिहासकारों का एक मत नहीं है, क्योंकि वेल कन्फाइंड कोई हिस्टोरिकल बुक नहीं मिला। सब ये जो अशोक स्तंभ हो गया, जो पिलर हो गया, शिल्पकला हो गया, ये सब कला को हम लोग पढ़ के इतिहासकारों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में उतना वेल कन्फाइंड राइटिंग सेक्शन का कोई बुक नहीं मिला है, जिसके कारण ये सब हमें हो सकता है। ठीक है, और मौर्य जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने माँ के नाम पे ये मौर्य एम्पायर रखा। तो ये पहली के एम्पायर स्टैब्लिश किया जो माँ के नाम पे रखा गया, जिसके कारण क्या है बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इसके माँ के नाम पर रखने के कारण ये अच्छी खासी टाइम पीरियड से इंडिया में राज करता है, एक शक्तिशाली वंश बनता है जो आगे चल के पूरे इंडिया पर लगभग राज करता है, अखंड भारत की सपना पूरा करने को करता भी है। इसके बाद क्या क्या चाणक्य ने अपने शिष्यों को अच्छी तरह से तालीम दी, जिसके कारण ये आगे चल के बहुत अच्छे राजा बनते हैं। अब एक और ये है क्या चाणक्य के वंश को आज मौर्य वंश या मतलब मौर्य राजपूत के पर जाता है, पर ये कुछ हिस्टोरिकल स्कॉलर बताते हैं कि मौर्य वंश अभी भी है। जैसे कि प्राचीन काल में जो चित्तौड़गढ़ के जो राजा हुआ करते, जो मौर्य राजपूत के या चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के हुआ करते थे, वो आज भी राज करते हैं, जिन्होंने चित्तौड़ की किले की नींव रखी थी। ये चित्तौड़ जो मौर्य शासक हुआ करते थे, जो पृथ्वी मतलब कि चौहान राजपूत, जो जैसे पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा हुआ करते थे राज चौहान, वो लगभग इसी वंश से ताल्लुक रखते थे। ये जो अलग अलग हिस्टोरिकल स्कॉलर लोग बोले करते बताते हैं कि ये जब खत्म हो गया, मौर्य वंश खत्म हो गया, तो ये जो 8th सेंचुरी में मतलब मेडावल हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, और ये राजपूत ये इसी के वंश को होते हैं। ये जो हिस्टोरिकल अपना अपना व्यू देते, कोई भी वेल क्वालिफाइड डाटा हमारे पास नहीं है, ये अपना अपना व्यू है, ये अलग भी हो सकता है
इसके साथ ही हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ये आप बताइएगा। कोई मतलब कि आप पढ़ते रहिए। जो हमारे जो भी मतलब कि अभी जो यूनिवर्सिटी सब कॉलेज सब बंद है, इससे हमें लगता है कि थोड़ी सी पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। और हो सके तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।